बीबीसी दुनिया में आज देखिए, महामारी के बीच कैसे शुरू हो रहा है खेलों का महाकुंभ। बस कुछ घंटों का इंतजार, महामारी और तमाम चुनौतियों के बीच शुरू हो रहे हैं ओलंपिक के खेल। टोक्यो में मौजूद बीबीसी संवाददाता बताएंगे कैसी है तैयारी। टोक्यो से ओलंपिक कवरेज लाएंगे आप तक, लेकिन पहले हेडलाइंस। ओलंपिक खेलों के आयोजन के बीच जापान में कोविड संक्रमण हुआ तेज। टोक्यो में टूटा एक दिन में आए मामलों का 6 महीने का रिकॉर्ड। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली सीमा पर महीनों से डटे किसान पहुंचे संसद के पास। करीब 200 किसानों ने जंतर मंतर पर दिया धरना। इस्राएल में खास सरकारी पैनल करेगा दुनिया के कई देशों में पेगासस स्पाईवेयर के गलत इस्तेमाल के आरोपों की जांच। भारत समेत कई देशों की हस्तियों की जासूसी का है आरोप। बाढ़ से बेहाल चीन के हैनान में बारिश बरपा सकती है और कहर। बाढ़ से अब तक 30 लोगों की मौत, अब तक 4 लाख लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। ओलंपिक गेम्स का आयोजन बीते साल होना था, मगर कोरोना महामारी के कारण इन्हें 1 साल टालना पड़ा। इसलिए अब भी आधिकारिक तौर पर इन्हें टोक्यो 2020 ओलंपिक कहा जा रहा है। कोविड काल के दौरान होने वाले इन गेम्स की क्या खासियत है, ओलंपिक विलेज में कैसा माहौल है, ये सब बताएंगे आज कवर स्टोरी में। लंबे इंतजार के बाद कल ओलंपिक 2020 का उद्घाटन समारोह होगा। इस वक्त खेलों की ओपनिंग सेरेमनी के लिए अंतिम तैयारियां चल रही हैं। दुनिया भर में अरबों लोग इन खेलों को टीवी पर देखेंगे, लेकिन कोरोना के कारण इस बार लाइव दर्शक गायब होंगे। यही वो जापान नेशनल स्टेडियम है जहां 206 देशों के एथलीट गर्व से अपने देशों के झंडे लहराएंगे। हालांकि शो को पहले से छोटा किया जाएगा और टीम परेड भी सामान्य से छोटी होगी, लेकिन ओलंपिक खेलों के आयोजकों ने अचानक उद्घाटन समारोह के क्रिएटिव डायरेक्टर को हटा दिया। ये कार्रवाई ऐसी शिकायतों के बाद की गई कि केंतारो कोबायाशी ने आज से 20 साल पहले यहूदियों के खिलाफ टिप्पणी की थी, जब वो कॉमेडियन थे। बहरहाल टोक्यो में कैसी तैयारियां चल रही हैं, भारतीय एथलीट्स किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कामयाबी को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं, ये सब बताया टोक्यो में मौजूद बीबीसी संवाददाता जानवी मुले ने। ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी जैसे नज़दीक आ रही है, टोक्यो में एंग्जाइटी और एक्साइटमेंट दोनों बढ़ रहे हैं। एक तरफ शहर में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और उसी के साथ साथ ओलंपिक विलेज में, जो एथलीट्स विलेज है, वहाँ पर भी कुछ मामले सामने आए हैं जिससे खिलाड़ियों में भी चिंता का वातावरण है। इंडियन कंटिंजेंट के कुछ ऑफिशियल्स के साथ हमारा संपर्क हुआ था और उनका कहना यही है कि एथलीट्स विलेज में हर कोई चिंता में तो ज़रूर है, लेकिन इसी के बीच खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं और पूरा ध्यान अच्छे परफॉर्मेंस की तरफ उन्होंने दिया है। जैसे कि भवानी देवी हो जो फेंसिंग के खिलाड़ी है, या मेरी कोम हो, या फिर स्विमर्स हो, उनके प्रैक्टिस के फ़ोटोज़ भी कुछ हमारे पास आए हैं। लेकिन हर किसी के दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कोविड की चिंता ज़रूर है। अगर हम ओलंपिक विलेज के बाहर बात करें तो जापान में ओलंपिक को लेकर बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शंस पिछले कुछ दिनों में आई है। एक तरफ स्पॉन्सर्स ने कई सारे स्पॉन्सर्स ने ये डिसीजन लिया है कि वो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में शामिल नहीं होंगे। वही जापानीज़ लोकल मीडिया में एक खबर आई है जिसके मुताबिक जापान के जो एम्परर है वो ओपनिंग सेरेमनी में सेलिब्रेशन लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये चीज़ बताती है कि जापान किस तरीके से ओलंपिक को देख रहा है। उनके लिए ये एक कमिटमेंट है, जो प्रॉमिस उन्होंने किया था कि गेम्स यहाँ पे होंगे, तो उस प्रॉमिस को वो निभाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। जानवी मुले, बीबीसी न्यूज़, टोक्यो। बीबीसी संवाददाता जानवी मुले और बीबीसी संवाददाता अरविंद छाबड़ा पूरे ओलंपिक के दौरान ताज़ा हाल आप तक पहुंचाते रहेंगे। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार आयोजन की लागत भी बढ़ी है और विदेशी दर्शकों पर रोक के कारण जापान की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी धक्का लगा है। आइए जानते हैं टोक्यो ओलंपिक के आगे अभी और क्या क्या चुनौतियां हैं।
विरोध, स्थगन, बढ़ती लागत, हर किसी का कोविड टेस्ट और अब आपातकाल की स्थिति। टोक्यो 2020 अब तक के सभी ओलंपिक से बिल्कुल अलग है। इस ओलंपिक के आयोजन में आंकड़े पहले से ही कहीं ज्यादा अहम हैं। लेकिन क्या खेलों की भावना को बनाए रखना और किसी वित्तीय आपदा से बचना एक साथ संभव है? इस बार 11,000 से ज्यादा एथलीट ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। इनमें से कई ने लॉकडाउन में 1 साल का प्रशिक्षण लेकर खुद को तैयार किया है। इस बार 206 देश ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि इनमें से 80% खिलाड़ियों को वैक्सीन लग चुकी है। उन्हें बबल में ट्रेनिंग लेनी होगी और वो बाहरी लोगों से नहीं मिल सकेंगे। टोक्यो में आपातकाल की स्थिति को देखते हुए दर्शकों के आने पर रोक लगा दी गई है। हो सकता है जापान में कुछ जगहों पर उन्हें जाने की अनुमति मिल जाए, लेकिन केवल 50% क्षमता के साथ, जहां अधिकतम 10,000 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। लेकिन इस नियम में भी बदलाव लाए जा सकते हैं और शायद लोगों के आने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दी जाए। यहाँ तक कि अगर प्रशंसकों को आने की अनुमति मिल भी जाती है तो उन्हें फेस मास्क पहनना ही होगा और उन्हें खेल के दौरान चीयर करने की अनुमति नहीं मिलेगी। जापान में कोरोना वायरस के केस बढ़ते जा रहे हैं और इन खेलों को आयोजित करने का कई लोग विरोध कर रहे हैं। जापान में हुए एक पोल के मुताबिक 80% से ज्यादा लोग चाहते हैं कि या तो ओलंपिक खेलों को स्थगित कर दिया जाए या रद्द कर दिया जाए। हालांकि केवल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ही आधिकारिक तौर पर इस आयोजन को रद्द कर सकती है, जो कि तब तक नहीं होगा जब तक कि कोविड सुरक्षित आयोजन करना संभव हो। माना जा रहा है कि IOC अपने 70% से ज्यादा पैसे प्रसारण अधिकारों से कमाती है और 18% प्रायोजन यानी स्पॉन्सरशिप से। बहरहाल खेलों को रद्द करने से इसकी वित्तीय स्थिति और ओलंपिक के भविष्य को गंभीर नुकसान हो सकता है। टोक्यो 2020 अब तक का सबसे महंगा समर ओलंपिक बनने जा रहा है और इन खेलों को आगे बढ़ाने के दबाव के साथ निश्चित रूप से ये ओलंपिक किसी भी दूसरे खेल आयोजन से बिल्कुल अलग होगा। मुश्किलें खिलाड़ियों को भी हुई। दुनिया के कई मशहूर एथलीट्स लॉकडाउन में भी ओलंपिक के लिए ट्रेनिंग में जुटे रहे। कैसे, आइए देखते हैं। कोविड लॉकडाउन में ओलंपिक एथलीट्स की जिंदगी आसान नहीं रही, लेकिन उनमें से कुछ ने टोक्यो ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी। 5000 मीटर दौड़ के धावक पॉल चेलिमो के लिए ट्रेडमिल का न होना कोई समस्या नहीं थी। इस अमेरिकी एथलीट ने ट्रेडमिल की जगह इस शानदार तरीके से ट्रेनिंग करना जारी रखा। स्विस बीच पर वॉलीबॉल प्लेयर एनुक ने अपनी बहन और बालकनी की मदद से प्रैक्टिस जारी रखी। जाहिर है अब इस स्विस खिलाड़ी को टोक्यो में मौजूद पेड़ों से कोई परेशानी नहीं होगी। फिलीपींस की हिडलिन डियाज ने किचन को ही अपना जिम बना लिया, जहां से वो अपने वेटलिफ्टिंग की लाइव स्ट्रीमिंग करती थी। उन्होंने सैकड़ों परिवारों के लिए खाने के पार्सल के लिए पैसे जुटाने में भी मदद की। बॉक्सर जिनी ने अपनी टीम के साथ चट्टान तोड़कर पहाड़ों को ही जिम की तरह इस्तेमाल किया। और क्यूबा के पहलवान ग्रेगोरिक अपने कोच की मदद से यहां छत पर वर्कआउट करते थे। दिव्यांश सिंह पंवार भी अपने कोच के घर जाकर ट्रेनिंग करते थे। लेबनान की एथलीट रे बेसिल भी अपने गैरेज के अंदर ही ट्रेनिंग करती थीं। फर्क बस इतना है कि एयर राइफल की जगह वो शॉटगन इस्तेमाल करती थीं, यानी वो असल में ट्रिगर नहीं चलाती थीं, सिर्फ उसका अभ्यास करती थीं। उम्मीद है ये अलग से मेहनत रंग लाएगी। और ब्रेक के बाद दिखाएंगे ओलंपिक के लिए कैसी है भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी गुरजीत कौर की तैयारी। और चीन के कई इलाकों पर मंडराया भारी बारिश का खतरा। बीबीसी दुनिया में अब भी बहुत कुछ है बाकी।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। भारतीय हॉकी खिलाड़ी गुरजीत कौर की गिनती दुनिया के बेहतरीन ड्रैग फ्लिकर्स में से होती है। वो मानती हैं कि अगर इस बार भारतीय महिला हॉकी टीम ओलंपिक मेडल जीतती है तो इससे युवा खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा। भारतीय महिला हॉकी टीम 24 जुलाई को नीदरलैंड के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। सुनिए बीबीसी संवाददाता वंदना से गुरजीत कौर की खास बातचीत। अभी ओलंपिक्स में आप खेलने जा रही हैं, फर्स्ट ओलंपिक्स है, तो अभी क्या चल रहा है मन में? सबका एक जैसे गोल होता है कि हमेशा हमें मेडल लेना है, वैसे ही हमारी टीम का भी एम है कि हमें मेडल लेना है। इससे बड़ा कोई टूर्नामेंट नहीं होता। और जैसे मेरा पहला ओलंपिक्स है और मुझे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और हमारी टीम भी बहुत अच्छा करेगी। कैसा माहौल होता है जब आप सब साथ में होते हो, जब फील्ड पे या चेंजिंग रूम में स्ट्रेटजी होती है, नोक-झोंक होती है, कैसा रहता है? हम लोग चेंजिंग रूम में जाते हैं, सॉन्ग्स वगैरह लगे होते हैं, कोई डांस कर रहा होता है, अपना फन एक्टिविटी कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि जो कोई स्ट्रेस है या कुछ भी ऐसी चीज है वो हम ग्राउंड पे लेके ना जा सके, अपनी वो चीज को वहीं छोड़ के अपना पूरा फोकस है जो अपने मैच पे कर सके। गुरजीत, थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपकी जो बैकग्राउंड रही है, किस गाँव से है? जैसे मैंने सुना कि इतना स्कूल दूर था कि आपके फादर सुबह आ जाते थे, फिर शाम तक वहीं रहते थे ताकि आपको वापस ले जाएं। मेरा जो पिंड है वो म्यादियां किला है, बॉर्डर एरिया के पास, डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान बॉर्डर। जी, पेरेंट्स का हमेशा ये था कि अच्छी स्टडी करें, अपनी लाइफ में सेट हो, क्योंकि हमारी साइड में लड़कियों की बहुत जल्दी शादी की जाती है, इतना पढ़ाया लिखाया नहीं जाता। तो उसके बाद वहां जाके जस्ट हम स्टडी के लिए गए थे, हमें गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और वहां जाके जब देखा लड़कियों को खेलते हुए तो बड़ा अच्छा लगा और मन किया कि हमें भी खेलना, और पेरेंट्स को बताया और पेरेंट्स ने पूरी सपोर्ट की कि आपका मन है तो आप खेलिए, हम पूरी सपोर्ट करेंगे। तो तब से फिर खेलना भी शुरू कर दिया साथ में। एक सवाल जो मुझे सबसे पूछती हूँ कि अगर ओलंपिक में मेडल आता है तो सबसे पहला क्या करना चाहोगे तब? आई थिंक मेडल लेने के बाद एक इंडिया में हिस्ट्री क्रिएट जरूर होगी, क्योंकि कभी भी लड़कियों का हॉकी में मेडल नहीं आया ओलंपिक्स में। एक वो हिस्ट्री क्रिएट होगी और बहुत अच्छा फील होगा कि और जो आने वाली जनरेशन उनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि जो लड़कियां हैं वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं, और स्पेशल जैसे हॉकी में मेडल आया है ओलंपिक्स में, क्योंकि कभी भी हॉकी में ओलंपिक्स में मेडल नहीं आया गर्ल्स का। और अब बात चीन की, जहां के कई इलाके भारी बारिश से जूझ रहे हैं। अब यहां के पूर्वी प्रांत हैनान के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। बाढ़ के कारण कुछ इलाकों में पहले ही 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। लाखों लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। ज़ेंगज़ाऊ शहर में अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क में पानी भरने के कारण 12 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद अधिकारियों ने सड़क और रेल नेटवर्क्स में सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करने का आदेश दिया है। उन्होंने दूसरे शहरों और स्थानीय सरकारों को भी चिताया है कि वो अपने यहां बाढ़ से जुड़े नियमों और इंतजामों को जांचें, क्योंकि वहां पर भी भारी बारिश से नुकसान होने की आशंका जताई गई है। इस तरह से हो रही भारी बारिश और मौसम पूर्वानुमानों के नाकाम रहने के लिए चीनी वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार मान रहे हैं। बीबीसी संवाददाता रॉबिन ब्रांट ने हैनान प्रांत की राजधानी ज़ेंगज़ाऊ का दौरा किया। वो बता रहे हैं कि वहां पर तो हालात सुधर रहे हैं, लेकिन आसपास के दूसरे इलाकों में फिक्र बढ़ रही है। एक तरह से ज़ेंगज़ाऊ के लोगों के लिए ये दिन ठीक लग रहा है। बारिश थम गई है, कम से कम यहाँ शहर के केंद्र में तो बारिश नहीं हो रही। हम इस जगह पर इसलिए आए हैं ताकि आपको पूरा हाल बता सकें। पिछले आधे घंटे में हम जहां भी गए वहां ऐसा ही मंजर दिखा। जगह जगह पानी ठहरा हुआ है, जमीन पर गाद जमी हुई है, कहीं लोग नजर आते हैं तो कहीं पर सड़क के बीचों बीच खड़ी कारें। कार ट्रांसपोर्ट वाले लोग ही अभी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो कारों को गराज में ले जा रहे हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ी है और अब बारिश उत्तरी इलाकों की ओर बढ़ रही है, इसलिए वहां के कस्बों और गांवों को भी भारी बरसात से जूझना होगा। बड़ी आपदा से जूझ रहा है इस वक्त चीन। और वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे कविताएं लिखकर चुनौती देने वाली पुरखिन पीरो प्रेमण से। मिलेंगे इनसे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। और अब बात भारतीय इतिहास की अहम महिलाओं पर आधारित हमारी खास सीरीज पुरखिन की। आज इसकी आखिरी कड़ी में हम आपको रूबरू कराएंगे पीरो प्रेमण से, जिन्होंने आंदोलनकारी कविताएं लिखकर सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती दी। देखिए बीबीसी संवाददाता सुशीला सिंह और नवदीप कौर की ये खास रिपोर्ट। ना मैं मुसलमाननी ना हिंदू हो सा, न मैं मुसलमान हूँ न हिंदू, न मैं समाज के 4 वर्ण को मानती हूँ और न ही किसी खास तरह की भेष धारण करने को। ये शब्द आज से लगभग 200 साल पहले लिखे गए थे, जो बड़ी बुलंदी से तब के प्रतिसत्तात्मक, जातिवादी और धार्मिक रूढ़िवादिता भरे समाज को चुनौती दे रहे थे। पीरो पर लिखी गई एक पंजाबी किताब सुर पीरो के मुताबिक उनका जन्म सन 1810 के आसपास माना जाता है। पीरो एक गरीब परिवार और समाज में नीची जाति समझे जाने वाले एक जाति वर्ग से आती थी। शुरुआती जीवन डिस्टर्ब रहता है कि जो जिस आदमी के साथ शादी होती है, फिर उसकी डेथ के बाद शी वॉज फोर्स्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन। लाहौर में लाके उसको बेच दिया जाता है हीरा मंडी में, तो फिर वहाँ से वो भागती है। पीरो के बारे में मालूमात कम है, लेकिन लोग बताते हैं कि वे धार्मिक गुरु गुलाब दास के संपर्क में आई और फिर कविताओं की तरफ उनका आग्रह बढ़ा और इसी के साथ उनका नाम पीरो प्रेमण पड़ गया। पीरो इनका ओरिजिनल नाम नहीं है, इनका नाम आयशा था। लेकिन जब गुलाबदास के साथ संबंध हुआ, डेरे पर आन बसी, तो इतनी गुणी ज्ञानी थी कि उन्होंने इनको पीर का दर्जा दे दिया। ये 19वीं सदी का वो दौर था जब पंजाब में राजनीतिक उथल पुथल हो रही थी और महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद ये रियासत धीरे धीरे ब्रिटिश राज का हिस्सा बन रहा था। यहाँ पे ये जो एक खास किस्म की रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी है, सिंबल्स के ऊपर टिकी हुई है, आइडेंटिटी के ऊपर टिकी हुई है, उसको वो चैलेंज करती कि ये रिलीजन नहीं है, रिलीजन तो इससे बड़ा एक फिनोमेना है। पीरो अपने तजुर्बों को बांधकर कविताएं लिखती थी। समाज में रहते हुए बेबाकी से समाज से सवाल पूछना उस जमाने में यकीनन क्रांतिकारी कदम था। और ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, ये बताने के लिए आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है।